दोस्तों नमस्कार, स्टे टू विद RSR चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आगामी परीक्षाओं के लिए आप अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, यूपी PCS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन सीरीज चल रही थी और इसमें आज हम सॉल्व करेंगे 2007 का प्रश्न पत्र। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आर शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आपके विकल्प हैं श्रेष्ठ, विद्वान, पुरोहित, योद्धा। आप जानते हैं आर्य एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, यानी उच्च कुल से संबंधित। इस शब्द का प्रयोग वैदिक काल में होता था। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा विकल्प ए, श्रेष्ठ। क्लियर? अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि, योगी गोरखनाथ, स्वामी रामदेव या शंकराचार्य। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। इनकी पुस्तक का नाम योग सूत्र था। इस दर्शन का मानना था कि मोक्ष की प्राप्ति ध्यान और शारीरिक साधना से ही हो सकती है। क्लियर? तो यहाँ का उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा पतंजलि योग दर्शक के प्रतिपादक। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो किस वंश की बात हो रही है? ये बात हो रही है हर्यक वंश की। हर्यक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 544 ईस्वी पूर्व हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा की गई थी और बाद में बिंबिसार की हत्या उन्हीं के पुत्र ने कर दी जिनका नाम था अजातशत्रु। तो ये इस प्रश्न का उत्तर अजातशत्रु ही है। बाद में अजातशत्रु की भी हत्या हो जाती है। वो किसके द्वारा की जाती है? अजातशत्रु के ही पुत्र उदयन के द्वारा। ठीक है, और उदयन संबंधित एक महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखेंगे, इसने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। और हर्यक वंश का कई बार शासकों का क्रम पूछ लेता है, तो क्रम याद रखना है। पहला शासक बिंबिसार था जिसने स्थापना की, दूसरे थे अजातशत्रु, तीसरे थे उदयन, यहाँ उदयन लिखा है, उत्तर होगा उदयन। ठीक है, और अंतिम थे नागदशक। क्लियर हो गया? सब पॉइंट्स याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, कानून से, अर्थशास्त्र से या राज्यकार पद्धति से? तो देखिए जो चारों यहाँ विषय दे रखे हैं सभी से का उल्लेख किया गया है मनुस्मृति में, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो इसमें समाज व्यवस्था से का उल्लेख किया गया, इसी से संबंधित है। तो आपका ए सही होगा। मनुस्मृति की रचना किसने की? इसके रचनाकार हैं ऋषि मुनि। ठीक है, मनु ऋषि जो है वो इसके रचनाकार हैं। किस वंश में उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की? तो ये पूछा जाता है, तो याद रखिएगा शुंग वंश में। ठीक है, और यह सर्वाधिक प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ है जो पूरी तरीके से उपलब्ध है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न पूछ रहा है, हर्ष के दरबार में वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो पहली बात, वेनसांग एक दूत नहीं था, वह क्या था? बौद्ध भिक्षु था। ठीक है, और यह चीन से आया था। इसने भारत की यात्रा की और भारत की यात्रा विवरण को इसने स्यूकी नामक पुस्तक में क्या किया? संकलित किया। ये पूछा जाता है, इसकी पुस्तक का नाम क्या है? CUकी। ठीक है, इसके साथ ही वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। लेकिन जब यह चीन से भारत यात्रा के लिए आया तो उस समय चीन के शासक ताइसुंग थे। इस हिसाब से इसका अभीष्ट उत्तर होगा ताइसुंग। अगला प्रश्न पूछ रहा है, अकबरनामा किसने लिखा? अब्दुल रहीम खान खाना, फैजी, अब्दुल कादिर बदायूनी या अबुल फजल? तो आप जानते हैं अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। कुल 3 भागों में इसको लिखा गया। जो अंतिम भाग है वह आईने अकबरी है, जिसमें अकबर कालीन शासन व्यवस्था, ठीक है, और आर्थिक जीवन का उल्लेख किया गया है। तो याद रखेंगे उत्तर क्या होगा? अबुल फजल, डी विकल्प। ठीक है, अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न है, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कार्नवालिस, सर जॉन शोर या लॉर्ड वेलेस्ली? तो यहाँ समझने योग्य बात यह है, जो स्थायी बंदोबस्त का कॉन्सेप्ट था वह किसके द्वारा दिया गया था? वह दिया गया था सर जॉन शोर के द्वारा। लेकिन इसे भारत में किसने प्रारंभ किया? तो वह प्रारंभ किया गया 1789 में लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा। ठीक है, इसे मुख्य रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्षेत्र में लागू किया गया। बाद में यूपी के भी कुछ क्षेत्रों में इसे लागू किया गया, जैसे बनारस और मेरठ। क्लियर? अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है? मजदूर संघ एवं किसान आंदोलन संबंधित प्रश्न है। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से या स्थायी बंदोबस्त से? तो आप जानते हैं लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित हैं? अंग्रेजी शिक्षा से। ठीक है, 1823 ईस्वी में लोक शिक्षा समिति का इन्होंने गठन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दी गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए।
ठीक है, तो पहले हम डेट देख लेते हैं, कौन सी घटना किस तिथि को हुई थी। अमृतसर घटना अर्थात ये बात कर रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की। वह कब हुआ था? वह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है। दूसरा है चौरा चौरी घटना, यह कब हुई थी? यह हुई थी, नोट करिए आप, 5 फरवरी 1922 को। फिर बात करेंगे चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ। मोपला विद्रोह कब हुआ? सारे विद्रोह पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये हुआ था 1921 में। तो आप क्रम में लगा लीजिए, आपका उत्तर क्या सही होगा? CADB यानी विकल्प सी। क्लियर। अगला प्रश्न पूछ रहा है 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, आपके विकल्प हैं राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य JB कृपलानी और जवाहरलाल नेहरू। तो आप जानते हैं कौन थे उस समय अध्यक्ष? उस समय अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील सिद्ध होगा? यह कहा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा, शेरे पंजाब के द्वारा। साइमन कमीशन का विरोध ये कर रहे थे और इस समय पर इन पर लाठी चार्ज किया गया, जिसके कारण बाद में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। और जब इन पर लाठी चार्ज किया जा रहा था तभी इन्होंने कहा था कि मेरी पीठ पर किए जाने वाला प्रत्येक प्रहार जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में अंतिम कील या एक कील के समान सिद्ध होगा। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की गई थी नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा। 1906 में ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खां और अन्य भारतीय मुसलमानों ने स्थापना की थी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सरकार को बताना कि हम आपके वफादार हैं, आप हमें क्या दीजिए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्लियर हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी खूब पूछा जाता है। आगे देखें। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस पहली बार 1938 में हरिपुरा के अधिवेशन के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद पुनः 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, किंतु यहाँ पर गांधी जी से मतभेद हो गया था, क्योंकि गांधी जी किसको सपोर्ट कर रहे थे? पट्टाभी सीतारमैया को। ठीक है। जिसके बाद विवाद होने के बाद, मतभेद होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने इस पद से इस्तीफा दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। जो नए अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई लोग टिक कर देते हैं पट्टाभी सीतारमैया को, लेकिन उत्तर क्या है यहाँ पर? राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय महिलाओं का, भारतीय मजदूर वर्ग का, भारतीय किसान वर्ग का या भारतीय दलित वर्ग का? तो आप जानते हैं उस समय जो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडॉनल्ड, उन्होंने 1932 में एक प्रपोजल रखा जिसे कहा गया सांप्रदायिक निर्णय या कम्युनल अबॉर्ड। इसके अंतर्गत क्या था? इसके अंतर्गत हरिजनों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो पहले तो अंग्रेज हिंदू मुसलमान के बीच में फूट डाल ही चुके थे, अब प्रयत्न कर रहे थे कि जो हिंदू का एक वर्ग है, ठीक है, दलित वर्ग, उसको भी हिंदू से तोड़ दिया जाए। तो इस पर गांधी जी ने क्या किया था? आमरण अनशन प्रारंभ किया था। अंततः क्या हुआ था? पूना समझौता हुआ था भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच। लेकिन ये प्रश्न भी आता है क्या गांधी जी ने पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। गांधी जी की जगह पर किसने हस्ताक्षर किए थे? याद रखना है, मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है, MC राजा ने, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो याद रखना गांधी जी ने पूना समझौते पर, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। हालांकि जो पूरा समझौता है ये मुख्य रूप से किनके बीच हुआ? महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में। ठीक है। तो किससे संबंधित है? संबंधित है दलित भारतीय वर्ग से। ठीक है। 1932 में यह हुआ था। अगला प्रश्न है द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, लाला लाजपत राय ने या सुभाष चंद्र बोस ने? तो आप जानते हैं द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई। यहाँ पर डी विकल्प सही होगा। अब बात कर लेते हैं जवाहरलाल नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तक कौन है? तो इनकी एक जो प्रसिद्ध पुस्तक है वह है भारत एक खोज। ठीक है। उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक कौन सी है? इनकी पुस्तक जो पूछी जाती है परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा वह है इंडिया विंस फ्रीडम। आप लाला लाजपत राय की किताब भी याद रख सकते हैं। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध किताब है दुखी भारत, याद रखेंगे। इसके साथ कुछ और किताबें जो पूछी जाती हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक पूछी जाती है, गीता रहस्य है, आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस है, भगत सिंह की किताब है वाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये किसकी किताब है? भगत सिंह की किताब है। WC बैनर्जी की किताब है इंडियन पॉलिटिक्स। इन सबको आप याद रखिएगा, ये सब परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं अब।
अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपके विकल्प हैं श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता, अरुणा आसिफ अली। तो आप जानते हैं 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा, और यही प्रथम महिला थी। अगर प्रश्न आ जाए कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने अध्यक्षता की थी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो आप जानते हैं वह कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू, जिन्होंने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की जो 1925 में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। अन्य महिलाओं में एक श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता भी हैं जो 1933 में अध्यक्ष बनी थी कलकत्ता अधिवेशन में। तो सभी पॉइंट्स को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं अब। अगला प्रश्न है, यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है, हमें जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए, किसने कहा था? सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने, लॉर्ड वेवेल ने या एवी अलेक्जेंडर ने? तो यह कहा गया था किसके द्वारा? सर स्टैफर्ड क्रिप्स के द्वारा। 1942 में ये भारत आए थे, ठीक है, एक मिशन के नेतृत्वकर्ता के रूप में क्रिप्स मिशन आया था। और जब इन्होंने देखा कि यहाँ पर शुरू हो गया भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये समझ गए कि अब इसको रोका नहीं जा सकता। तभी इन्होंने यह वक्तव्य दिया था कि भारत में अब क्रांति होने जा रही है और समय आ गया है कि हम यहाँ से चले जाएं, हमें जल्दी अब चले जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था? असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या नील आंदोलन? तो आप जानते हैं 1920 में गांधी जी के द्वारा प्रथम जन आंदोलन चलाए गए थे। यानी वैसे तो कई आंदोलन चलाए गए थे उसके पहले भी, लेकिन जो एक सफल आंदोलन था वह था पहला और बड़े स्तर पर जो किया गया था वह था असहयोग आंदोलन, जो 1920 में शुरू किया गया था। लेकिन 5 फरवरी 1922 के हुए चौरी कांड के बाद इसे 1922 में स्थगित भी कर दिया गया था। तो याद रखेंगे उत्तर होगा असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तटरेखा है, सर्वाधिक लंबी तटरेखा है? गुजरात की, महाराष्ट्र की, केरल की, तमिलनाडु की? ये मोस्ट रिपीटेड प्रश्नों में से एक है। चूंकि गुजरात की जो तटरेखा है वो काफ़ी ज़्यादा कटी फटी है, इसलिए सबसे अधिक लंबी किसकी है? गुजरात की ही तटरेखा है, ठीक है। गुजरात के बाद नंबर आता है आंध्र प्रदेश का, उसके बाद आता है महाराष्ट्र का। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तराई कहा जाता है, दून कहा जाता है, खादर कहा जाता है या भांबर कहा जाता है? तो आप जानते हैं हिमालय क्षेत्र के सहारे जो समतल मैदान फैला हुआ है उसे कहा जाता है तराई क्षेत्र। अगला प्रश्न है, सिलवासा राजधानी है दमन एवं दीव की, दादरा एवं नगर हवेली की, लक्षद्वीप की, अरुणाचल प्रदेश की? बताइए किसकी राजधानी है? सिलवासा राजधानी है दादरा एवं नगर हवेली की। इंपॉर्टेंट है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट विलियर है। चंडीगढ़ की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। और दादरा नगर हवेली की हम बात कर ही चुके हैं। पौंडीचेरी की राजधानी पौंडीचेरी है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है और दिल्ली की राजधानी दिल्ली है। तो सभी पॉइंट्स को आपने नोट कर लिया होगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पोर्ट विलियर के समीप प्रसिद्ध बिलेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है, कारण क्या है? अत्यधिक मत्स्यन के कारण, मछली पकड़ने के कारण, अत्यधिक जहाज रानी के कारण, अत्यधिक शिप चलाने के कारण? तो ऐसा तो नहीं है। भूमंडलीय ऊष्मन के कारण, बिल्कुल यही उत्तर होगा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो बिलेयर प्रवाल भित्ति है वह धीरे धीरे नष्ट हो रही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, नर्मदा एवं तापी किसके मध्य स्थित है? तो नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो यह स्थित है सतपुड़ा रेंज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी खूब पूछा जाता है। नर्मदा और तापी नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? कौन सी स्थित है? सतपुड़ा श्रेणियां। अगला प्रश्न है, मक्के की खेती की जा सकती है खरीफ के मौसम में, रबी के मौसम में, जायद के मौसम में, वर्ष भर में? तो जो मक्के की खेती है वह वर्ष भर की जा सकती है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, खूब रिपीट होता है ये। अब आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं अन्य फसलों के बारे में। रबी की फसल यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं, यानी ठंडियों के मौसम में इनकी बुवाई होती है और जब बसंत जैसा हल्का सा गर्मी वाला मौसम शुरू होता है तब इनकी कटाई हो जाती है। तो इसमें कौन आते हैं? गेहूं, जौ, चना, तिलहन, ठीक है। रबी की फसल है, रबी समझ लीजिए सूर है, जब सूर कम निकलता है तभी रबी की फसलें बोई जाती है। रबी अर्थात सूर, ठीक है। और कब कब निकलता है? सर्दियों में, तो आपको इस थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा। खरीफ की फसल यह जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर में काटी जाती है। इसमें चावल, कपास, ज्वार, गन्ना, बाजरा, तंबाकू, दालें इत्यादि। जब बरसात शुरू होती है तब ये सब फसलें बोई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी बचती है जायद की फसल।
तो इसमें कौन आता है, इसमें ककड़ी, खीरा, तरबूज आते हैं। ये कब बोए जाते हैं, ये बोए जाते हैं मार्च में, मई जून में यह काट लिए जाते हैं या कहें तोड़ लिए जाते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखें, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र है असम राज्य में, पश्चिमी बंगाल राज्य में, बिहार राज्य में या मेघालय में। तो आप जानते हैं सर्वाधिक जूट का जो सर्वाधिक क्षेत्र है वह पश्चिमी बंगाल राज्य क्षेत्र में है। कारण क्या है, यहाँ पर एक गंगा ब्रह्मपुत्र का बड़ा डेल्टा बनता है और वहीं पर उगाया जाता है जूट। तो ये विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है किसका, जूट का, न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में पश्चिमी बंगाल राज्य उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है पूर्वोत्तर पहाड़ियों में, कश्मीर में, केरल में या गोवा में। तो आप जानते हैं केसर सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अगला जो पॉइंट इसमें दिया है कि काजू का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा है, यह भी महत्वपूर्ण है। भारत संसार का सबसे बड़ा काजू निर्यातक देश है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है, भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। दूसरा कथन कह रहा है भारत में चाय की घरेलू खपत जो है वो बहुत कम है। तो देखिए महत्वपूर्ण निर्यातक देश है, यह आप कह सकते हैं कि सही है, निर्यातक देशों में आता है, लेकिन चाय की घरेलू खपत बहुत कम है, यही गड़बड़ हो गया। अगर घरेलू खपत कम होती तो भारत सबसे बड़ा चाय का निर्यातक देश होता। उत्पादन तो बहुत अधिक होता है लेकिन ज़्यादातर खपत देश के अंदर ही हो जाती है। तो पहला आपका जो स्टेटमेंट है वह सही है, दूसरा गलत है। इस हिसाब से कौन सा आपका उत्तर सही होगा, सी सही होगा। क्लियर। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त है। चंबल घाटी योजना, मयूराक्षी योजना, सारावती योजना, हीराकुंड योजना। इस प्रश्न में थोड़ी समस्या है, कारण क्या है, तो चंबल घाटी परियोजना है यह 3 राज्यों को लाभान्वित करती है, मयूराक्षी परियोजना भी 2 राज्यों को लाभान्वित करती है। तो पहले बात कर लेते हैं चंबल घाटी परियोजना के बारे में। चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत 3 बांधों का निर्माण किया गया है। गांधी सागर बांध जिसका निर्माण मध्य प्रदेश में किया गया है, फिर आता है राणा प्रताप सागर बांध जिसका निर्माण कहाँ किया गया है, राजस्थान में। फिर नेक्स्ट वन है हमारा जिसका निर्माण राजस्थान में ही किया गया है, कोटा में, जवाहर सागर बांध। तो यानी इसमें 3 राज्य लाभान्वित हो रहे हैं मुख्य रूप से। एक तो उत्तर प्रदेश लाभान्वित होता है, मध्य प्रदेश होता है और राजस्थान होता है, ठीक है। इसके बाद बात करें मयूराक्षी परियोजना की, तो यह भी 2 राज्यों को लाभान्वित करती है, किस किस को, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ को। जो सारावती और हीराकुंड परियोजना है ये किसको लाभान्वित करती है, यह आप विकल्प में बताएंगे, कमेंट में। अगला प्रश्न पूछ रहा है, जादूगढ़ा प्रसिद्ध है किसके लिए, लौह अयस्क के लिए, मैग्नीज के लिए, सोने के लिए या यूरेनियम के लिए। तो जादूगढ़ा स्थान कहाँ पाया जाता है, यह पाया जाता है झारखंड में, और यह किसके लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह भी प्रश्न खूब रिपीट होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा भारत का एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, कांडला, चेन्नई, पारादीप, मुंबई। तो चेन्नई जो है वह भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, कृत्रिम बंदरगाह है। इसके साथ चेन्नई के साथ आप याद रखेंगे, अगर प्रश्न आ जाए कि देश का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है तो भी उत्तर चेन्नई होगा। टिक कर लिया। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न पूछ रहा है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम बताइए, बुध, शुक्र, मंगल, प्लूटो। तो आप बताइए पृथ्वी की सिस्टर प्लैनेट कौन है, शुक्र है इसका उत्तर, ठीक है। शुक्र क्यों कहा जाता है पृथ्वी की प्लैनेट सिस्टर, इसलिए कहा जाता है क्योंकि आकार और द्रव्यमान में यह बिल्कुल पृथ्वी के समान है, इसी कारण से पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं, पतझड़ी वन, शंकुधारी वन, घास स्थल वन, उष्णकटिबंधीय वन। आप जानते हैं भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री की बात कर रहे हैं ये, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश की। तो यहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लगभग लंबवत पड़ती हैं, तो यहाँ गर्मी भी बहुत होती है और वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर होते हैं उष्णकटिबंधीय वन। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है, ये वन पत्तियाँ नहीं गिराते हैं। अगला प्रश्न है, डेकेंसबर्ग पर्वत है बोत्सवाना में, नमीबिया में, दक्षिण अफ्रीका में, जाम्बिया में। तो आप जानते हैं डेकेंसबर्ग पर्वत कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में है। इसके साथ आप जानते हैं अफ्रीका में एक और महत्वपूर्ण पर्वत है जिसका नाम है एटलस माउंटेन। यह कहाँ पर है, यह पड़ता है उत्तर पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्र में। एटलस माउंटेन उत्तर पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। तो 4 देश आते हैं, इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया और जिबूती।
अगला प्रश्न, किम्बर्ली प्रसिद्ध है स्वर्ण खनन के लिए, हीरा के खनन के लिए, इस्पात उद्योग के लिए या ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए? तो आप जानते हैं किम्बर्ली क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, साउथ अफ्रीका में पाया जाता है और यह हीरा के खनन के लिए विश्व में विख्यात है। तो आपका विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, ताम्ररस के लिए या सोने के लिए? तो डोनबास क्षेत्र कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है कनाडा में और यह प्रसिद्ध है एंथ्रेसाइट कोयला के लिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? कोयला होगा। डोनबास क्षेत्र एक प्रसिद्ध क्षेत्र है किसके लिए? कोयले के उत्खनन के लिए। एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला यहाँ पर पाया जाता है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा करेक्ट करिए, डोनबास शायद मैंने कनाडा बोल दिया है, यूक्रेन होगा। क्लियर? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? एक ओर दे रखे हैं देश, दूसरी ओर दे रखी हैं राजधानियां। देश कौन से दे रखे हैं? जॉर्डन, ताजिकिस्तान, मंगोलिया, यमन और राजधानियां दी हैं अम्मान, बिश्केक, उलन बटोर, सनाइया। तो जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान है, बिल्कुल सही है। ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है? ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशानबे, जबकि यहाँ पे दे रखी है बिश्केक। बिश्केक किसकी राजधानी है? यह राजधानी है किर्गिस्तान की। तो यही बी वाला गलत है। आगे देखते हैं, आगे दिया है मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर है, सही है। यमन की राजधानी सनैया है, बिल्कुल सही है। तो सी बी वाला आपका इसमें सुमेलित नहीं है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे है और बिश्केक किसकी राजधानी है? किर्गिस्तान की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वर्षों में से किस एक वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? 1921 को, 1935 को, 1947 को या 1951 को? तो 1951 को कहा जाता है भारत की जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष, क्योंकि पहली बार जनसंख्या में इस समय 1921 की जो जनगणना हुई थी उसमें क्या देखा गया? जनसंख्या में ह्रास देखा गया। कारण क्या था? अकाल और महामारियों के प्रकोप से जो मृत्यु दर थी उसका रेट बढ़ गया था। ठीक है, जो दर थी उस समय फिर जनसंख्या ह्रास की वह कितनी थी? माइनस में थी, -0.03%। तो 1921 इसका उत्तर है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए कर लेते हैं। पहला कथन कह रहा है कि क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल से बड़ा है। जनगणना 2001 के अनुसार पश्चिम बंगाल की जनसंख्या छत्तीसगढ़ की जनसंख्या से अधिक है। जो पहला कथन है वह बिल्कुल सत्य है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल जो है वो पश्चिम बंगाल से अधिक है, बड़ा है। जो दूसरा कथन दे रखा है 2001 की जनगणना के लिए पूछा गया है, लेकिन 2011 में भी जो पश्चिम बंगाल की जनसंख्या है वह छत्तीसगढ़ की जनसंख्या से अधिक है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका क्या सही होगा? सी सही होगा। उस समय भी सही था और आज भी यह सही है। अगला प्रश्न है, भारत में नगरीकरण से मृत्यु दर और मृत्यु दर दोनों घटी हैं। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटी हैं। केवल जन्म दर घटी है, मृत्यु दर नहीं। सी है जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बढ़ी हैं। डी कह रहा है जन्म दर और मृत्यु दर दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो आप जानते हैं इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा विकल्प ए, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटी हैं। भारत में नगरीकरण से, अर्बनाइजेशन से, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था होने के कारण मृत्यु दर नीचे आई है। और जन्म दर भी क्यों कम हुई है? क्योंकि लोग अब शिक्षित हो गए हैं और यहाँ पर जीवन निर्वाह करना शहरों में महंगा होता है, इसीलिए भी जो जन्म दर है वह नीचे आई है। और शिक्षा का तो प्रभाव अवश्य है ही। अगला प्रश्न है, भारत में नगरीय जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि प्रतिशत में पाई गई 1961-71 के दशक में, 1971-81 के दशक में, 1981-91 के दशक में, 1991-2001 के दशक में। तो आप जानते हैं सर्वाधिक जो दशकीय वृद्धि थी जनसंख्या की वह कब देखी गई? 1961 और 71 के दशक में। कितनी देखी गई? यह थी 24.8%। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, यह प्रश्न खूब पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? वनारोपण, खनन कार्य पर रोक, अन्य वस्तुओं का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग को कम करना। तो इसमें सबसे सही उत्तर क्या होगा ये चुनना है। वैसे तो सभी विकल्प यहाँ पर सही लग रहे हैं, लेकिन सबसे सटीक उत्तर होगा प्राकृतिक संसाधनों का हम सही प्रयोग करें, कम प्रयोग करें, सतत प्रयोग करें। ठीक है, तो आपका यहाँ पर डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या है। असम, त्रिपुरा में, केरल व तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाले राज्य हैं, शीर्ष जो आप हैं उनको नोट कर लीजिए, मध्य प्रदेश,
महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात। इस हिसाब से आपका उत्तर इसमें सी सही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत में जो अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है वह कितनी है। तो यहाँ पर दिया है गलत, वह कितनी है 8.6%। याद रखेंगे, यह भी इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित राज्यों को नगरीकरण की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। ठीक है, आपको इन के आधार पर विकल्प चुनना है सही। ठीक है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आप जानते हैं सर्वाधिक जो अधिकतम नगरीकृत राज्य हैं भारत के, वे हैं गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एवं गुजरात। ठीक है, तो अब इनको हम क्रम से लगा लेते हैं। तो सर्वाधिक नगरीकृत कौन है? सर्वाधिक नगरीकृत है पहले नंबर पर तमिलनाडु, यानी 2 सबसे पहले आएगा। फिर कौन सा आएगा? फिर आएगा महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात, फिर उसके बाद आएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, वह कौन राष्ट्रवादी नेता थे जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का स्पीकर अध्यक्ष चुने गए? मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल या CR दास। तो आप जानते हैं 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे विठल भाई पटेल। 1930 तक इन्होंने इस पद को किया था। इनके बाद भी कई लोग बने हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण है सनमुखम चेट्टी, जिन्होंने पहला अपना बजट रखा था। ठीक है, ये कब से कब तक रहे? ये 1933 में बने थे केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष और 1934 तक रहे थे। उसके बाद आप GV मावलंकर का भी नाम याद रख सकते हैं। 1946 में यह क्या बने थे? केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बने थे और 1947 तक रहे थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। दूसरा कह रहा है भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। तो आपको कथन कारण में देखना है। तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन भी सही है। अब देखना है कि सही व्याख्या ये कर रहा है कि नहीं। तो इसके बाद पहले कथन के बाद लगाइए क्योंकि और दोनों को मिलाकर पढ़ लीजिए। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है क्योंकि भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक। इसने संघात्मक और एकात्मक दोनों ही गुणों को अपने अंदर समाहित कर रखा है। तो आपका उत्तर इसमें कौन सा होगा? आपका उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, नैतिक अधिकार है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहले जो संविधान का संपत्ति का अधिकार था, संविधान में इसे बताया गया था मौलिक अधिकार। ठीक है, संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में इसे संकलित किया गया था। किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 1 के अंतर्गत और आर्टिकल 31 के अंतर्गत। उसके बाद 1971 में क्या आया? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44 आया। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम आया, जिसमें बताया गया कि अब क्या है, जो संपत्ति का अधिकार है वह मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि ये क्या है, आपका वैधानिक अधिकार है। और एक नए अनुच्छेद में से इंट्रोड्यूस किया गया 300A में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो सबसे सिंपल है, आप याद कर लीजिए कौन कौन से अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को, भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। तो वे आर्टिकल हैं 15, 16, 19, 29, 30। इसका 2-3 बार रट्टा मार लीजिए, 15, 16, 19, 29, 30। तो ये के संबंधित है? संबंधित है नागरिकों से। तो इसमें पहला बात करते हैं विधि के समक्ष समता, ये सबको मिली है। आर्टिकल 14 की बात यहाँ हो रही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ये किस संबंधित है? यह है आर्टिकल 9। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी किसको मिला? ये मिला है नागरिकों को। तो फिर ये विदेशी नागरिकों को नहीं मिलेगा। तो उत्तर इसका बी हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष को उनके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जाता है प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे, यदि लोकसभा और प्रधानमंत्री इस प्रकार का निर्णय ले लें, यदि संसद के दोनों सदन इस सदन आशय का प्रस्ताव पारित कर दें। तो चूंकि लोकसभा के द्वारा ही इनको चुना जाता है, तो लोकसभा में इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दीजिए। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वह अपने पद से हट जाएंगे। क्लियर। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त सचिव या वित्त मंत्री। तो लोकसभा के अध्यक्ष निर्णय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। ठीक है, 110(1) में बताया गया है, वो प्रयोजनों का उल्लेख किया गया है कि किस विधेयक को आप धन विधेयक मानेंगे। ठीक है, अंत में जो 110(3) आता है उसमें यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, और इसका निराकरण कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। तो इसका उल्लेख किया गया है 110(3) में। क्लियर।
अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है। आपके विकल्प है वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर, वित्त आयोग की सिफारिश पर, रिजर्व बैंक की सिफारिश पर या नाबार्ड की सिफारिश पर। तो ये रीजनिंग का सवाल है, आप समझ सकते हैं। इसका निर्णय कौन करेगा? वित्त आयोग ही करेगा। ठीक है, वित्त आयोग किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है? 280 में प्रावधान किए गए, उपबंध दिए गए हैं वित्त आयोग के संबंध में। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। अगला प्रश्न है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, पंचम पंचवर्षीय योजना में, छठी पंचवर्षीय योजना में। तो कुछ किताबों में इसका उत्तर गलत दे रखा है, कुछ किताबों में बताया गया कि गरीबी उन्मूलन का नारा जो है वो छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका उत्तर क्या है? पांचवी पंचवर्षीय जो योजना थी, जो चली थी 1974 से 1978 के बीच, उसमें गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। और जो अभी आत्मनिर्भर का नारा चल रहा है, यह नारा भी इसी पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही दिया गया था। तो कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है आर्थिक आत्मनिर्भरता का, इसका पहले भी प्रयोग किया गया है पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। क्लियर? अगला प्रश्न पूछ रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नांकित में से किस योगदान से जाना जाता है? राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खाद्यान्न आपूर्ति, उपयुक्त सभी से। तो आप जानते हैं कृषि का महत्व सबके अंतर्गत आएगा, राष्ट्रीय आय तथा रोजगार के लिए भी, औद्योगिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत भी, और खाद्यान्न आपूर्ति से संबंधित तो यह है ही। तो आपका डी इसमें सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत को राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया, ठीक है, किसके द्वारा? जो भारत की राष्ट्रीय आय थी उसका प्रथम मापन किसके द्वारा किया गया? विलियम डिग्बी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, एमजी रानाडे के द्वारा या BKRV राव के द्वारा? तो आप जानते हैं भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का मापन कार्य 1867-68 में, यानी 1867-68 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। अगर प्रश्न बदल के आ जाए, पूछा जाए कि राष्ट्रीय आय के प्रथम वैज्ञानिक रूप से किसने इसको मापा, तो तब आपका उत्तर हो जाएगा VKRV राव। ठीक है, इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन किया था 1931-32 में, BKRV राव ने। क्लियर? अगला प्रश्न है, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया सकता? पते के प्रमाण के रूप में, पहचान का प्रमाण, पंजीकृत करदाता का प्रमाण या जन्म तिथि का प्रमाण? तो आप जानते हैं अगर आपके पास पैन कार्ड होगा तो आपने उसमें देखा होगा, आपका उसमें नाम दिया रहता है, जन्म तिथि दी रहती है, आपका एक विशेष यूनिक कोड दिया रहता है। ठीक है, एक प्रकार का आइडेंटिटी नंबर होता है वो, लेकिन उसमें कहीं पे भी आपका पता नहीं दिया रहता है, यानी ये पते के प्रमाण के रूप में पैन कार्ड प्रयोग नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है गांधीवादी व्यवस्था पर, समाजवादी व्यवस्था पर, पूंजीवादी व्यवस्था पर या मिश्रित अर्थव्यवस्था पर? इसका उत्तर होगा भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। कारण क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ साथ विकास प्रक्रिया में अपना योगदान देते हैं और भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, विशेष आर्थिक क्षेत्र, यानी यहाँ पे सेज की बात कर रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात कर रहे हैं, क्षेत्र अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 2005 में, फरवरी 2005 में, इसमें नहीं सॉरी मई 2005 में होगा। ठीक है, इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगे रहना, जोत का छोटा आकार, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक, उपयुक्त सही। तो देखिए इसमें तीनों विकल्प अपनी जगह सही हैं। जोत का आकार छोटा हो गया है इसीलिए निम्न उत्पादकता होती है, और उत्पादन की आज भी तकनीकों का, पिछड़ी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें उत्तर आपका डी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया था, यानी उन्हें नेशनलाइज किया था 1956 में, 1959 में, 1969, 1969 में या 1971 में? तो 1969 में किया गया था 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन। देखिए अब इस समय जो है वो व्यापार की बिल्कुल, जो विकास की बिल्कुल उल्टी धारा बह रही है। बैंकों को नेशनलाइज की जगह पर क्या किया जा रहा है? प्राइवेटाइज किया जा रहा है। इस समय पर जो व्यापारिक बैंक थी 1969 में, उस समय इंदिरा गांधी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 19 जुलाई 1969 को 14 व्यापारिक बैंकों को राष्ट्रीय कर दिया था, और अब विकास की एक नई धारा बह चली जिसमें कई सारी राष्ट्रीय बैंकों को किया गया है प्राइवेटाइज। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपए की पूर्ण
पर्वतीयता के प्रश्न का परीक्षण जिस समिति द्वारा किया गया वह है बाघुल समिति, रंगराजन समिति या तारापोर समिति, द्वितीय हासिम समिति। तो तारापोर समिति के द्वारा पूर्ण पर्वतीयता यानी कि कैपिटल अकाउंट के कंप्लीट कन्वर्टिबिलिटी के लिए इस प्रश्न का परीक्षण किया गया था। किसके द्वारा? तारापोर समिति के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। इरडा नियमन करती है बैंकिंग कंपनियों का, बीमा कंपनियों का, फुटकर व्यापार का, उपयुक्त में से किसी का नहीं। बहुत अच्छे से आप जानते होंगे मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण इरडा का गठन 19 अप्रैल 2000 को किया गया। यह क्या करती है? नियमन करती है, रेगुलेट करती है बीमा कंपनियों को। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल के वर्षों में भारतीय रुपया निम्न में से किस मुद्रा के मुकाबले मजबूत हुआ है? येन, यूरो, डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग। तो ये पहले का प्रश्न है। अब तो लंबा समय हो गया है, 4-5 साल, डॉलर के मुकाबले भारत का रुपया लगातार गिर रहा है। अगला प्रश्न है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजे रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस। इसका उत्तर होगा 4 डिग्री सेल्सियस सुरक्षित तापमान है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को सुरक्षित और ताज़ा रखने के लिए। अगला प्रश्न है। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है करचल ऐंठन से, बैटरी से, द्रव क्रिस्टल से या हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। तो हमारा हाथ जिस प्रकार संचलन करता है उसी से जो स्वचालित कलाई घड़ियां होती हैं वह चलती हैं। अगला प्रश्न। थर्मोस्टेट एक यंत्र है जो ऊष्मा मापता है, तापक्रम मापता है, किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है, किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित करता है। तो उत्तर होगा सी। आपने थर्मोस्टेट बॉटल्स देखी होंगी, उसमें अगर ठंडा पानी भर देंगे तो पानी ठंडा बना रहता है, गर्म भर देंगे तो गर्म बना रहता है। यानी क्या करता है? यह टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अगला प्रश्न है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है लेकिन दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है, कुकर के अंदर संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो आपका इसमें कौन सा विकल्प सही है? विकल्प बी बिल्कुल सही है। अधिक दाब पर पानी का जो क्वथनांक होता है वह कुछ बढ़ जाता है, जिसके कारण जो एक्स्ट्रा ऊष्मा होती, एनर्जी होती है, वह किसको मिलती है? जो वस्तु उसमें रखी है वह जल्दी उबल जाती है। ठीक है, पानी देर से उबलता है। तो आपको याद रखना है क्वथनांक यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट पानी का बढ़ जाता है किस पर? प्रेशर कुकर में। अगला प्रश्न है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, वे शरीर से स्थानांतरित होने वाली सारी ऊष्मा को विकृत कर देते हैं, वे पसीना सोख लेते हैं, वे आँखों को शीतलता प्रदान करते हैं। तो आप जानते हैं जो हल्के रंग होते हैं खासकर सफ़ेद, उस पर अगर कोई भी प्रकाश पड़ता है तो वह उसको क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। तो इसका उत्तर ए सही होगा। ठीक है, वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, इसीलिए गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना आरामदेह होता है। अगला प्रश्न है। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। तो सबसे लंबी जो पिन होती है वह किसे जोड़ना चाहिए? आधार सिरे से, अर्थ से। आप जानते हैं 3 उसमें पिन होती हैं। ठीक है, एक किसकी होती है? एक होती है अर्थ की सबसे लंबी वाली, और एक होती है न्यूट्रल की, और एक होती है लाइव की। क्लियर? अगला प्रश्न है। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। दूसरा कथन है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है, खतरे का जो सिग्नल होता है वो हमेशा लाल कलर का बनाया जाता है। दूसरा कथन कह रहा है कि लाल रंग की जो स्कैटरिंग है, प्रकीर्णन है, वो सबसे कम होती है। तो यह भी सही है। अब क्योंकि देखिए यह व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो दोनों को मिलाकर पढ़िए। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन स्कैटरिंग सबसे कम होता है। तो कथन जो है वह जो कारण है वह कथन की व्याख्या कर रहा है, उस हिसाब से आपका उत्तर ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। श्रव्य तुरंत सुनाई देता है लेकिन दृश्य बाद में सुनाई देता है क्योंकि दृश्य को कुछ अभ्यास समय चाहिए। तीसरा है दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। यह ब्रांड के टीवी पर निर्भर करता है। तो बताइए इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें विकल्प ए बिल्कुल सही है। उत्तर यहाँ पे गलत दिया हुआ है। पहले ये क्या होता था? सी सही होता था, बी तो कभी सही होता ही नहीं था। तो पता नहीं बी क्यों दिया हुआ है। पहले जो पुराने टीवी आते थे, ठीक है, उनमें क्या होता था? पहले हमें श्रव्य सुनाई देता था, बाद में क्या होता था? दृश्य दिखाई देते थे। ठीक है, लेकिन जो अब नए टीवी आ रहे हैं
LCD LED वगैरह, उसमें श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ दिखते हैं। पहले क्यों अलग अलग दिखते थे? क्योंकि आप जानते हैं जो ध्वनि है वह जो ध्वनि है उसका वेग प्रकाश की अपेक्षा कम होता है, इसीलिए बाद में सुनाई देता है, पहले दिखाई दृश्य दे जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अणु परमाणु कण नहीं है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन? तो ड्यूट्रॉन एक अणु परमाणु कण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विश्व में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? तो सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा? हाइड्रोजन है। जबकि भूपर्पटी पे पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। क्लियर। आगे देखते हैं, मूत्राशयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है, यानी जो यूरिनल्स होते हैं वहां पर नाक में चुभने वाली जो गंध आती है उसका कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया या यूरिया? तो उसका कारण है अमोनिया। ठीक है, सी यहां पर सही होगा। अगला प्रश्न है, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होती है क्योंकि यह सस्ते होते हैं, इनका प्रकाश एक वर्णी होता है, मोनोक्रोमेटिक होते हैं और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता, यह आंखों के लिए शीतल है या चमकदार रोशनी देते हैं। तो बताइए कौन सा इसमें विकल्प सही है? विकल्प बी बिल्कुल सही है। जो सोडियम वाष्प होते हैं उनकी जो प्रकाश होता है वह एक वर्णी होता है, मोनोक्रोमेटिक होता है और पानी की एक बूंद अगर पड़ती है, ओस कोहरा होता है तो इसका प्रकाश क्या है? विभक्त नहीं होता है। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया सकता क्योंकि वे बनी होती हैं न टूटने वाले अणुओं से, अकार्बनिक यौगिकों से, पॉलीमर से या प्रोटीन से। तो आप जानते हैं जो पॉलीथीन की थैलियां बनी होती हैं वे किससे बनी होती हैं? पॉलीमर से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो मिल्क शुगर किसे कहते हैं? उसे कहते हैं लैक्टोज को। ठीक है। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना चाहिए, किसके उन्मूलन में सहायक है? यानी कौन सी डिसीज हो जाती है अगर मानव वाले क्षेत्र में, मानव रिहायशी क्षेत्र में अगर सुअर रहते हैं तो कौन सी बीमारी हो जाती है? जापानी एन्सेफ्लाइटिस। इसीलिए इन्हें दूर रखना चाहिए अगर आप जापानी एन्सेफ्लाइटिस से क्या चाहते हैं? यह बीमारी आपको ना हो। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में किसकी जांचने के एलिसा टेस्ट का प्रयोग किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट प्रयोग किया जाता है एड्स की जांच के लिए। रक्तचाप मापने का यंत्र है टैकोमीटर, स्फेग्नोमैनोमीटर, एक्टियोमीटर या बैरोमीटर। इसका उत्तर क्या होगा? रक्त दाब, ब्लड प्रेशर मापा जाता है स्फेग्नोमैनोमीटर के द्वारा। यहाँ पे एक्टिमीटर लिखा, ये उत्तर होगा एक्टियोमीटर। ठीक है। एक्टियोमीटर क्या करता है? सूर्य किरणों की तीव्रता को मापता है। बैरोमीटर क्या करता है? वायुदाब को मापता है। ठीक है। टैकियोमीटर क्या करता है? टैकियोमीटर क्या करता है? मोटर बोट और वायुयान के वेग को मापता है। क्लियर। अगला प्रश्न है, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? आप जानते हैं सामान्य जो मानव है उसका बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ फ़ारेनहाइट में पूछा है तो उत्तर होगा 58.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। कन्वर्ट भी कर सकते हैं, बचपन में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा F-32/180 इक्वल में C/100। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कन्वर्जन में ये काम आ सकता है। अगला प्रश्न है, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है? नाइट्रोजन की कमी से, कैल्शियम की कमी से, आयोडीन की कमी से या फास्फोरस की कमी से? तो आप जानते हैं आयोडीन की कमी से हो जाता है घेंगा रोग, और आयोडीन का रिच सोर्स क्या है? समुद्री शैवाल। अगला प्रश्न है, महाधान या सुपर राइस किसने विकसित किया था? MS स्वामीनाथन ने, GS खुश ने, NE वोरलॉग ने या PK गुप्ता ने? तो GS खुश इन्होंने विकसित किया था महाधान या सुपर राइस। बाद में इन्होंने कई किस्मों का विकास किया और इनके इस उत्कृष्ट योगदान के लिए 2006 में इन्हें MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो उत्तर होगा आपका GA खुश, विकल्प बी। अगला प्रश्न है, आम की बीज रहित प्रणाली है, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है ये। रत्ना, बॉम्बे ग्रीन, कृष्णभोग या सिंधु? तो सिंधु है आम की बीज रहित प्रजाति। पीत क्रांति संबंधित है, यानी येलो क्रांति, येलो रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? संबंधित है तिलहन से। ठीक है, तिलहन के उत्पादन संबंधित है पीत क्रांति। अगला प्रश्न देखते हैं, पहला कंप्यूटर बनाया गया था बिल गेट्स द्वारा, बिल क्लिंटन द्वारा, चार्ल्स बेबेज द्वारा या मार्कनी के द्वारा? तो पहला कंप्यूटर बनाया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा, इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूप कारण संभव हो सकता है निम्न के प्रयोग से? ट्रांजिस्टर, समाकलित परिपथ चिप्स से, नैनो पदार्थ से, अति चालक से। यानी समाकलित के यहाँ पे बात कर रहे हैं इंटीग्रेटेड चिप्स से, IC से। ठीक है, तो आधुनिक कंप्यूटर में लघु रूप
जो छोटा कंप्यूटर बनने लगे हैं, आप पाम टॉप्स आ गए हैं, लैपटॉप्स आ गए हैं, कारण क्या है कि अब आईसीज का प्रयोग होने लगा है। इनको हिंदी में कहते हैं समाकलित परिपथ चिप्स, ठीक है, आईसीज, इंटीग्रेटेड चिप्स, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न इसी संबंधित है। संगणकों में आईसी चिप्स प्रायः बने होते हैं लेड के, क्रोमियम के, सिलिकॉन के या सोने के। तो ये मुख्यतः बने होते हैं किसके, सिलिकॉन के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आईसीज अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स। अगला प्रश्न है, जार्विक 7 क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पैर, पेसमेकर, कृत्रिम हृदय या कृत्रिम आंख। तो आर्टिफिशियल हार्ट है जार्विक 7। अगला प्रश्न है, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है ये, उसका उत्तर सीता अशोक होगा। दूसरा प्रश्न है, किसी जल क्षेत्र में बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की अधिकता संकेत देती है कि जल खनिज प्राप्त कर रहा है, गैस प्राप्त कर रहा है, सीवेज से प्रदूषित हो रहा है, एट्रोफिक है। तो अगर कोई जल है वह प्रदूषित हो जाता है, यानी वहाँ पर जो कई तरह के सूक्ष्म जीव की उत्पत्ति हो जाती है और वो क्या करने लगते हैं, उस जल से सभी ऑक्सीजन को सोख लेते हैं, जिसके बाद जो जल की जो बीओडी यानी ऑक्सीजन की डिमांड है वह बढ़ जाती है और वहाँ पर बदबू आने लगती है। तो इसी को कहते हैं बीओडी। तो यह कि कहाँ से होता है, सीवेज से। अगर सीवेज प्रदूषित हो रहा होता है तब बीओडी की जो अधिकता है वह यह संकेत करती है। अगला प्रश्न, हिंडाल्को स्थित है रॉबर्ट्सगंज में, रेणुकूट में, मोदी नगर में, गोंडा में। तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित है हिंडाल्को, या क्या है, एक एल्यूमिनियम उद्योग है। कहाँ स्थित है, सोन नदी घाटी के पास मिर्जापुर में, ठीक है, उत्तर होगा मिर्जापुर, रेणुकूट में। क्लियर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा एक सही नहीं है। जनसंख्या की दृष्टि सबसे छोटा जिला महोबा है, यह आज के परिप्रेक्ष्य में भी सही है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है, बिल्कुल सही है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला बदायूं है, नहीं। वर्तमान जो 2011 वाला सेंसस है उसके अनुसार से गौतम बुद्ध नगर क्या है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, आजमगढ़ है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला खीरी है, तो यह सही है, सी इसमें गलत है। आगे देखें, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर नहीं है। गेहूं, जौ, गन्ना, चावल। तो चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का शीर्ष स्थान नहीं है। किसका शीर्ष स्थान है फिर आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश को लाभान्वित जिला कौन सा है। एटा, इटावा, गोरखपुर, हमीरपुर। तो हमीरपुर लाभान्वित जिला है अर्जुन बांध से। अर्जुन बांध कहाँ पर है, चरखारी में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अर्जुन नदी पर यह बना हुआ है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वह आयु वर्ग कौन सा है। तो पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2007-08 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया था, जिसके अंतर्गत 6 से 14 साल वाला जो आयु वर्ग है बच्चों का, उनका नामांकन किया गया था। किस लिए, प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है, बाद में, ताकि उनको उच्च प्राथमिकता दी जाए शिक्षित करने के लिए, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और कक्षा 1 से 8 तक के यहाँ पर बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक दी गई थी, ड्रेसेस दी गई थी, इनको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश उद्योग बंदी योजना का उद्देश्य है उत्तर प्रदेश में उत्पादित वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित करना, औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना, औद्योगिक श्रमिकों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना, व्यावसायिक प्रशासन में प्रशिक्षण प्रदान करना। तो उद्योग बंदी योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था कि जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनकी समयबद्ध रूप से स्थापना हो सके, ठीक है। इस संबंध में जो भी मदद हो सकती है उसके लिए औद्योगिक बंधु के मित्र उद्योग मित्र भी बनाए गए थे, ठीक है, जो मदद करते थे विभिन्न उद्योगपतियों की, ताकि वह औद्योगिक इकाइयों की स्थापना कर सके। मदद किसमें करते थे, लाइसेंसिंग में, रजिस्ट्रेशन में। तो आपका बी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। आजमगढ़, देवरिया, जौनपुर या प्रतापगढ़। तो आप जानते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाली जिला कौन सा है, आजमगढ़ है। अगर हम क्रम की बात करें तो 2011 को जो सेंसस है उसमें आजमगढ़ टॉप पर है, दूसरे नंबर पर जौनपुर और तीसरे नंबर पर है देवरिया। क्लियर। अगला प्रश्न में हमें
सुमेलित करना है, जोड़ी मिलाना है। एक ओर मेले दे रखे हैं, दूसरे ओर उनके आयोजन स्थल दे रखे हैं। बटेश्वर मेला, देवा मेला, हरिदास जयंती, नौचंदी मेला, और दूसरी तरफ दे रखा है बाराबंकी, मेरठ, आगरा, वृंदावन। तो आप जानते हैं बटेश्वर मेला यह कहाँ लगता है, यह लगता है आगरा में। यह किसका, एक व्यापारिक मेला है, ठीक है, जानवरों की खरीद और बिक्री यहाँ पर होती है। दूसरा है देवा का मेला, यह कहाँ लगता है, यह लगता है बाराबंकी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे प्रसिद्ध सूफी संत वारिस अली शाह की दरगाह है और उन्हीं दरगाह के पास लगता है देवा का मेला। हरिदास जयंती यह कहाँ लगती है, यह लगती है वृंदावन में। खूब पूछी जाती है और अक्सर विकल्प में दिया जाता है वृंदावन, मेरठ, मथुरा, ठीक है। तो मथुरा और वृंदावन को लेकर कन्फ्यूजन हो जाती है, तो आपको याद रखना हरिदास जयंती संबंधित है वृंदावन से। उसके बाद नौचंडी मेला यह कहाँ लगता है, यह लगता है मेरठ में। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है श्रावस्ती में, बिठूर में, कालपी में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ स्थित है, बिठूर, कानपुर में। कानपुर से लगभग 24 किलोमीटर दूर जाएंगे, वहाँ पर स्थित है बिठूर, और वहीं पर था महर्षि वाल्मीकि का आश्रम। क्लियर हो गया। इसके बाद अगर हम कालपी की बात करें तो यहाँ पर किसका आश्रम था, कालपी में जो ऋषि व्यास थे, ठीक है, उनका आश्रम था। इसके साथ जो वो घटना थी हिरण्यकश्यपु वाली, ठीक है, यहाँ पर हिरण्यकश्यपु यहीं से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है, बांदा में, ललितपुर में, सोनभद्र में या हमीरपुर में। तो विभिन्न प्रकार के जो खनिज पाए जाते हैं मुख्य रूप से ललितपुर में ही पाए जाते हैं, तो आपका उत्तर होगा यहाँ पर विकल्प बी, ललितपुर, ठीक है। यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज उत्तर प्रदेश में ललितपुर में की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन दे रखे, दूसरी ओर उनके प्राप्ति स्थल। सोनभद्र, मिर्जापुर में चूना मिलता है, ललितपुर में तांबा, यूरेनियम, और उसके साथ क्या मिलता है, इसमें नहीं दिया हुआ है। आगे देखते हैं, डोलोमाइट कहाँ मिलता है, मिर्जापुर, बांदा और सोनभद्र में। कोयला दिया हुआ मिर्जापुर में, संगमरमर मिर्जापुर, सोनभद्र में। फायर क्ले मिर्जापुर में खूब पूछा जाता है, ये इसको नोट कर लीजिए। बॉक्साइट वाराणसी और बांदा में। और ग्लास लैंड मिलती है, ये सीसा बालू कहाँ मिलती है, इलाहाबाद में। मोस्ट यही आता है आपको विकल्प में, बांदा मऊ चाहें तो याद रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में परमाणु केंद्र, ऊर्जा केंद्र स्थापित है मथुरा में, सिंगरौली में, नरौरा में, अलीगढ़ में। तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र है जो स्थित है नरौरा में, ठीक है, कहाँ पर, बुलंदशहर में। क्लियर। अगला प्रश्न है, भारत में रेल डिब्बे बनाने के लिए एक नए कारखाने की स्थापना किस शहर में की जा रही है, तो यह की जा रही है रायबरेली में। अगला प्रश्न है, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य कहाँ का, तो यह लोक नृत्य है ब्रजभूमि का। मैं खुद बुंदेलखंड क्षेत्र की हूँ, तो बुंदेलखंड क्षेत्र के कुछ नृत्य आपको बता देती हूँ जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उनमें से महत्वपूर्ण है धूरिया नृत्य, ठीक है। उसके बाद पाई डंडा नृत्य आप याद रख सकते हैं बुंदेलखंड का। राई नृत्य याद रख सकते हैं। दूसरा दीपावली नृत्य होता है जो बिल्कुल जैसे डांडिया खेला जाता है गुजरात में, बिल्कुल वैसा ही होता है, ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया। वे हैं उस्ताद रशीद अहमद, उस्ताद निसार हुसैन खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, पंडित रवि शंकर। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 2006 को लखनऊ में प्रख्यात शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान की स्मृति में संगीत अकादमी की स्थापना की थी और उसी समय शुरू किया गया था संगीत रत्न पुरस्कार। तो आपका उत्तर होगा सी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ठीक है, प्रसिद्ध शहनाई वादक थे ये। इसके बाद अब रीजनिंग के प्रश्न हैं तो इनको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। रीजनिंग, उस समय रीजनिंग और मैथ्स आती थी, और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी छोड़ देते हैं। तो अब कौन कौन से क्वेश्चन बचे हैं। अरविंदो आश्रम स्थित है तमिलनाडु में, कर्नाटक में, रामेश्वरम में, पौंडीचेरी में। तो अरविंदो आश्रम कहाँ स्थित है, पौंडीचेरी में है। अरविंद घोष महान भारतीय दार्शनिक थे। वे अपने प्रारंभिक जीवन में राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी गतिविधियों में महत्वपूर्ण भागीदारी इन्होंने निभाई थी। अरविंद घोष ने वेदांत के प्रभाव में पौंडीचेरी में एक आश्रम की स्थापना की थी, ठीक है, और इसी आश्रम को यह पूछा गया है। अगला है सूर्य मंदिर स्थापित है पुरी में, खजुराहो में, कोणार्क में या गया में। तो आप जानते हैं सूर्य मंदिर कहाँ पर है, कोणार्क में है। तो आज ये का जो पेपर था 2007 का यहीं पे समाप्त होता है। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों सहपाठियों के साथ शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।